गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उसके कार्य को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, द यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। इसमें आज हम देखेंगे कि भारतीय जो राष्ट्रपति है, इंडियन जो प्रेसिडेंट है, उसके पद की क्या योग्यताएं हैं, उसके निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है और उनकी शक्तियाँ क्या है। जो भारतीय संविधान है उसमें कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है या कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति को कहा गया है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी है। अगर हम राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की बात करें तो संविधान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जो हैं वो निश्चित की गई है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ और राज्यों के मंत्री को सरकारी अधिकारी जो है वो नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि निर्वाचन से पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा में रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में अन्य वेतनभोगी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ में इस सर्वोच्च पद के लिए यानी राष्ट्रपति के पद के लिए इतनी कम योग्यताओं का होना आश्चर्य तो लगता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ऐसा जानबूझकर किया क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये व्यवस्था जो है वो तंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिससे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, इनडायरेक्ट इलेक्शन को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, जिसे इंग्लिश में हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है, ये पद्धति जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं और अब संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को भी इसलिए शामिल किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप जो है वो प्राप्त हो सके। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? इसमें संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतदान पत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा जो है वो प्राप्त करना आवश्यक है। अब न्यूनतम कोटा जो है वो किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, तो उसके लिए एक निम्न सूत्र जो है वो अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा के लिए है कि जो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और दिए गए जो मतों की संख्या है उनको भाग देकर उसमें एक जोड़ के जो है न्यूनतम कोटा जो है वो प्राप्त किया जाता है। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद जो है वो प्राप्त हो सके और इस व्यवस्था से ही वह इस पद के लिए अनुकूल सम्मान जो है, जो रेस्पेक्ट जो है वो प्राप्त कर सकता है। इस पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक मतदाता जो है
वो अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त करता है जितने कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि प्रथम पसंद जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, उसमें यदि उम्मीदवार को चुनाव कोटा या स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी जो पसंद के मत हैं उनकी गणना नहीं की जाती है। और यदि पहली पसंद में उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त ना हो तो क्रमशः दूसरी तीसरी मतों की जो गणना है वो की जाती है। भारत में राष्ट्रपति जो है, इसके द्वारा जिस निर्वाचक मंडल को जिसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्यवहार में स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों के प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश जो है, उसकी विधानसभा लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य कुछ हज़ार जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इस दृष्टि को स्थिति को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक मंडल में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता। इसलिए प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य या मतों की संख्या निम्न सिद्धांतों के आधार पर निश्चित की जाती है। भारतीय संघ के जो कुछ राज्य हैं, जैसे विशाल राज्य हैं कि विधानसभाओं के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, छोटे राज्यों की जो विधानसभा है वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जिस जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जितनी संख्या में। ठीक है। उसके बाद है दूसरा सिद्धांत ये अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों को बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए समस्त राज्य विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हों उतने ही मत संसद सदस्य द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने का सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है, वो इस प्रकार है। यदि हमें किसी भी राज्य के या संघीय क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य निकालना है तो वो होगा राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000 के साथ उसको डिवाइड करना है। दूसरा है संसद के प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, यानी मतों का मूल्य क्या है, तो उसका होगा कि समस्त राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के जो समस्त सदस्य हैं उनको जो प्राप्त मत हैं उनकी संख्याओं का कुल योग अपॉन संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक है। फिर मतों की संख्या के गणना के संबंध में ये सूत्र और प्रक्रिया इस उद्देश्य के लिए अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार में एक रूपता रहे, समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त रहे, समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसी प्रकार के संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत में एक समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः ये उचित है कि इन दोनों पक्षों को जो भारत में समान रूप से भारत की समस्त जनसंख्या प्रतिनिधित्व करते हों और राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार जो मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है। यदि फर्स्ट प्रेफरेंस में मतों की संख्या अगर किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% जो है उससे अधिक मत नहीं मिलते तो सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना की जाती है, उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अब जो है क्वेश्चन ये उठता है कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष क्यों होता है। संविधान सभा ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पर्याप्त वाद विवाद हुआ। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो। कुछ का विचार था कि जो राष्ट्रपति जो है, क्योंकि वो वैधानिक प्रधान है इसलिए इसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को ही अपनाया गया क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है। ऐसी व्यवस्था में अगर दोनों ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हों तो दोनों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बेमेल हो जाएगी, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए
संविधान सभा ने कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, किंतु यह अस्वीकार कर दिया गया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बना रहेगा, वरन वह न केवल स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा और न ही राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार वरन संपूर्ण राष्ट्र का प्रधान होगा। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये विधि जो है संविधान में दी गई है, इसको अपनाया गया है। कल जो हमारा लेक्चर होगा, अच्छा, राष्ट्रपति जो है उसके कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। 5 वर्ष का टेन्योर है। मृत्यु त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति को इस अवधि के बीच में रिक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव होगा तो अगले पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। संवैधानिक परंपरा ये भी विकसित हो गई है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन किए जाने पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के थ्रू जो है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है और अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदस्यों में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। अभियोग लगने के 14 दिन के बाद अभियोग लगाने वाले सदन उस पर विचार किया जाएगा और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो जाए तो उसे द्वितीय सदन में भेज दिया जाएगा संसद के, और दूसरा सदन अभियोग की जांच करेगा और एक कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले सके। यदि राष्ट्रपति के विरोध में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे अपने पद से हटना होता है। कल के लेक्चर में हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।